बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, लाइव डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हूं नाला अली। नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट रिव्यू ऑफ जजमेंट्स एंड ऑर्डर एक्ट के खिलाफ दरख्वास्तों पर आज फैसला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में महफूज कर लिया गया, जबकि साबिक़ वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही साहब से आज चौधरी शुजात हुसैन साहब ने जेल में मुलाकात की। दूसरी जानब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने आज कहा है कि नवाज शरीफ साहब और बेनज़ीर भुट्टो शहीद की मिसाक़ मईशत को मिलकर आगे बढ़ाएंगे। समेत दिन भर जो मौजूआत रहे उन पर बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर शाहिद मसूद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, हुकूमत की जानिब से मुलाकात के बाद पीपल्स पार्टी से बहुत सारे उनके तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की जो है आमादगी का इजहार किया गया है। क्या आप समझते हैं कि पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात भरपूर तरीके से दूर हो चुके हैं और अब जो है वो अगली हुकूमत साजी में पीपल्स पार्टी और नून लीग ताउन करेंगी? देखिए, मामलात इस वक्त ठीक नहीं है। मजमूई सियासी मामलात जो हैं मुल्क के, वो जो मैं पहले भी ये बात हमेशा कहता रहा हूँ कि जब तहरीक इंसाफ की हुकूमत ख़त्म होगी तो उसके बाद एक ब्लैक होल सा आ जाएगा और अगला जो सेटअप है वो किस तरह से बनेगा, कैसे बनेगा। और तहरीक इंसाफ के जो चेयरमैन हैं उनको हुकूमत गिरफ्तार नहीं कर पा रही। इससे पहले हुकूमत का ये बड़ा वाज़ेह स्टांस था कि जी नवंबर से पहले हमारे पास पावर नहीं थी, हम गिरफ्तार नहीं कर सकते थे। लेकिन अब भी वो गिरफ्तार नहीं कर पा रहे। क्यों नहीं कर पा रहे ये वो जानते हैं, उनको बताना चाहिए। वो गिरफ्तार नहीं कर पा रहे और जो गिरफ्तारियां हो भी रही हैं वो गिरफ्तारियां भी हुकूमत या मुस्लिम लीग नून की कोई वोट बैंक को नहीं बढ़ा रही। जो सख्त फैसले हैं, 9 मई एक बड़ा वाकया है और उसके ऊपर जो सियासत से हट के रियासत के हवाले से अगर सोचा जाए तो एक बड़ा वाकया हुआ है। लेकिन उस पर हुकूमत जो है, ये अरेंजमेंट जो है, ये इस पे गुमगू का शिकार है अभी तक। जब जाहिर है कि एहसास होता है या दिलाया जाता है तो एक आध की तकरीर हो जाती है कौमी असम्बली में या कोई एक आध बात हो जाती है 9 मई के हवाले से। उससे हट के जो इस अरेंजमेंट में मौजूद जमातें हैं वो 9 मई का जिक्र नहीं कर रही, जो कि एक तरह से उनके एक तो ये कि जो रियासत के साथ जो भी वाक़यात पेश आए बड़े अफसोसनाक और बड़े इनको भुलाना मुश्किल है। लेकिन उसमें इस पॉलिटिकल अरेंजमेंट का चूंकि कोई रोल नहीं, तो ये उसको एक तरह से इस तरह तो कह रहे हैं कि जी देखें हम तो पहले ही कहते थे, देखो हम तो पहले ही कहते थे, हम तो पहले ही कहते थे। लेकिन उसको आगे इन्होंने क्या करना है वो इनको नहीं पता। फौजी अदालतों के ऊपर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आगे नहीं जाएगी। बात मैंने कल भी कही थी, मैं दोबारा ये बात कह रहा हूं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी फौजी अदालतों पर आगे नहीं जाएगी। और ये जो रियासत का फैसला है या जो कोर कमांडर्स या फॉर्मेशन कमांडर्स की मीटिंग में इजलास में फैसले जो हुए हैं उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बस उन 9 मई के हवाले से उनकी बात होती है, लेकिन उससे आगे नहीं। जो करारदाद वगैरह मंजूर हुई थी वो भी बस हो गई थी। और उसके बाद जो है वो ये भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जहन में है कि ऐसी कोई सूरत हाल बने कि जो एंटी मुस्लिम लीग नून वोट है, जो मैंने पहले भी बात की थी, वो उनके पास आए। और इसलिए वो इसके ऊपर ज़्यादा जोर नहीं दे रहे और कहते हैं कि इसी अगले चंद रोज़ गुजर जाएं तो हुकूमत, जाहिर है कि हुकूमत चाहे वो अगस्त में या जब भी असेंबली डिज़ोल्व हो जाए, लेकिन ये बहुत ज़्यादा बोझ उन पे, ये उनके ऊपर ना जाए बोझ फौजी अदालतों का। रियासत जो है वो इस पे एक बड़ी क्लैरिटी रखती है कि कौन से मुकदमात फौजी अदालतों में जाने हैं, कौन से इंसदाद दहशतगर्दी में जाने हैं, कौन से दूसरे। लेकिन इसमें और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कुछ लोग हैं वो दूसरी जमातों से भी ये बात कर रहे हैं कि हमें इस में जाने की क्या ज़रूरत है। अच्छा, अब ये जो और उसका नतीजा ये निकला है कि जो जाहिर है कि मुस्लिम नून की हुकूमत है वो उनको भी बहालत मजबूरी इसका जब बहुत ज़्यादा उनको एहसास होता है तो वो फिर ये बात करते हैं फौजी अदालतों, वरना वो 9 मई और ये वो 9 मई करके वो अदालतों के हवाले से वो बात नहीं करते, जो कि जाहिर है कि एक इशू है इस वक्त बड़ा। और उसमें जो है वो
मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जो हैं, मेरा अपना, अब जाहिर है फैसला उन्होंने करना है, वो सियासी जमात के कायद हैं, उनको पाकिस्तान आ जाना चाहिए। और उनको पाकिस्तान में ये जो बात है ना कि एक चीफ जस्टिस जाएगा तो दूसरा आएगा, मार्क माई वर्ड्स, मार्क माई वर्ड्स, अगर जिंदगी रही तो शायद ये क्लिप आपको चलाना पड़े। जब जस्टिस फाइज ईसा आएंगे तो बहुत से लोग फाइज ईसा साहब के आने के बाद याद किया करेंगे उमर अता बंदयाल साहब को, कि उमर अता बंदयाल साहब कितने अच्छे होते थे, कितने अच्छे अच्छे फैसले करते थे। वो तमाम शख्सियात जो उमर अता बंदयाल साहब को इस वक्त तनकीद करेंगे, वो उमर अता बंदयाल साहब को याद करेंगे। ठीक। क्योंकि जस्टिस फाइज ईसा साहब बिल्कुल मुकम्मल तौर पे बाय बुक चलेंगे, और वो चाहे किसी को पसंद आए या ना पसंद आए, जो मेरी रीडिंग है फाइज ईसा साहब के बारे में, वो बिल्कुल कानून को सामने रख के फैसला करेंगे। और जब ये आइन और कानून को सामने रख के वो फैसले करेंगे तो बहुत से लोगों को उमर अता बंदयाल साहब, वो भी फैसले आइन और कानून के तहत ही कर रहे हैं, लेकिन बहरहाल उनकी थोड़ी सी नरमी होती है फैसलों में। हुकूमत का ख्याल है तहरीक इंसाफ के लिए। अच्छा, अब ये तो नवाज शरीफ साहब को वापस आ जाना चाहिए, और उसकी वजह यह है कि नवाज शरीफ साहब खुद वापस आएंगे तो उनको पता चलेगा ग्राउंड पे क्या हो रहा है, और इसीलिए नवाज शरीफ साहब गालिबन वापस आने की तैयारी भी कर रहे हैं। और शायद यकीनन अब तो वक्त भी नहीं है, उनको आना चाहिए। और वो उन्होंने शाहिद खान अब्बासी साहब इस्तांबुल से वहाँ पहुँचेंगे गालिबन। शहबाज शरीफ साहब की मुलाकात से पहले उनकी मुलाकात जो है वजीर कानून से भी हो जाएगी, और शायद शाहिद खान अब्बासी साहब से भी हो जाएगी। नवाज शरीफ साहब और सारे जो ये जो जरदारी साहब भी और नवाज शरीफ साहब की, इनकी भी जो आदत है बानी तहरीक इंसाफ से मुख्तलिफ, ये है कि मुख्तलिफ जगहों से ये ओपिनियंस लेते हैं, मतलब मुख्तलिफ राय सुनते हैं। फैसला खुद करते हैं लेकिन राय, बहुत सारी लोगों की राय सुनते हैं। जो बानी तहरीक इंसाफ, चेयरमैन तहरीक इंसाफ, वो एक ही राय सुनते हैं, और उसके बाद जो वो पूछते हैं आखिरी आदमी कौन था जो उनसे मिला था, जो आखिरी आदमी मिला होता है उसकी बात सुन के और पैप भी था। तो ये नवाज शरीफ साहब ने जो शाहिद खान अब्बासी को बुलवाया है, और ये वो शाहिद खान अब्बासी हैं जो सीनियर नायब सदर थे, और उनको उहदा नहीं मिला और एक नाराज़गी का इजहार हुआ, लेकिन वो उनके पुराने रफीक हैं तो उनको अलग से बुलाया। ठीक। और उनसे जाहिर है कि पूछेंगे कि क्या हो रहा है ग्राउंड पे, क्या मामला हैं। और शाहिद खान अब्बासी क्योंकि किसी उहदे वहदे के पीछे भाग भी नहीं रहे, तो वो जाके खुल के बात करेंगे नवाज शरीफ साहब से कि जी ये मामला हैं नीचे, और ये मामला ऐसे हैं, ये मामला मईशत के ऐसे हैं, ये मामला ग्राउंड पे ऐसे हैं। तो नवाज शरीफ साहब को मेरा ख्याल है कि वापस आ जाना चाहिए। अच्छा, अब ये तो एक तो भी चल रही है ना, जो उन्होंने कहा कि जी सैलाब के पैसे नहीं चाहिए तो फौरन साइन हो गए, 25 अरब इतने अरब, ये तो ऐसे ही है मामला। लेकिन आने वाले दिनों के अंदर ये जो आपस में और इलेक्शन की सब बंदी किस तरह होनी है, ये अभी हमने देखना है। जरदारी साहब किसी सूरत पंजाब नहीं छोड़ेंगे। पंजाब के अंदर जरदारी साहब को एक तवील अरसे के बाद, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बड़ी रूट्स रही हैं पंजाब में, ये बात में पहले भी, तो जरदारी साहब किसी सूरत ये नहीं चाहेंगे कि वो जो है वो इस वक्त पंजाब को वो छोड़ें। यानी वहां पर जो एक स्पेस मिली है उनको बड़ी, और जरदारी साहब आपको पता है पंजाबी बड़ी अच्छी बोलते हैं, बड़ी जबरदस्त पंजाबी उनकी, और उनका पंजाब में बहुत हल्का अहबाब है। अच्छा, नवाज शरीफ साहब हैं, यानी नवाज शरीफ साहब जो हैं, तो वो नवाज शरीफ साहब जब आके बैठेंगे और वो उनकी महफिलें सजेंगी और वो गपशप लोगों से लगाना और मिलना और आगे पीछे, तो नवाज शरीफ, तो अब इसमें जरदारी साहब भी आ रहे हैं वापस, उनकी भी हाँ, और वो भी आगे आ रहे हैं, और जाहिर है कि वो जो निगरान वज़ीर आला के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात वो अपनी जगह मौजूद हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। लेकिन इसीलिए जरदारी साहब मामलात को अपने हाथ में ले लेंगे पंजाब में आके। अच्छा, वो जब आ रहे हैं तो मेरा ख्याल है नवाज शरीफ साहब को आ जाना चाहिए। नवाज शरीफ साहब यही कानूनी मामला देख रहे हैं, क्योंकि इस सुप्रीम कोर्ट में तो ये केस सही नहीं लड़ा उनकी हुकूमत ने। इसहाक डार साहब के बारे में कहा जा सकता है कि इसहाक डार साहब को मसाइल, उन्होंने कोशिश की होगी अपनी पूरी, यकीनन अब वो
ये जो महीना ख़त्म होने वाला है इसमें भी कोई दूर दूर तक IMF का जो शेड्यूल है उसमें कोई मुज़ाकरात नहीं नज़र है, नहीं आ रहे। मजाक उनका कोई किस्सा ही नहीं है कि कोई मामलात हों। खर्चे बहुत बढ़ गए हैं, वो तहरीरी ज़मानत चाहते हैं, हाँ। एक ख़त चाहते हैं कि लिखा हुआ आए UAE की तरफ से, सऊदी अरेबिया की तरफ से, वो बात बन नहीं रही। महंगाई मामला सारे, लेकिन इसमें क्या नवाज शरीफ साहब बैठे रहेंगे और देखते रहेंगे ये सिलसिला सारा? तो नहीं, नवाज शरीफ साहब को खुद आना चाहिए। चाहे नवाज शरीफ साहब इक्वली जितना जरदारी साहब मौलाना फजलुर रहमान साहब के करीब है उतना नवाज शरीफ साहब भी हैं, जितना जरदारी साहब असफंदयाल वली साहब के या ANP के वो भी हैं, अख्तर मेंगल साहब के साथ नहीं है वो। तो वो अब जाहिर है कि एक मैदान ऐसा लगेगा। ये तो मुमकिन ही नहीं है ना कि मतलब जरदारी साहब जो है वजीर आजम, भाई जरदारी साहब या तो सदर बन जाएं और वजीर आजम जो है वो ऐसा बनाए जो उनके बिल्कुल, यानी नवाज शरीफ ना हो कम से कम। नवाज शरीफ साहब ने कोई स्पेस नहीं देनी हाँ। जरदारी साहब को, बताओ सदर बना के वो साइड पे, तो नहीं। या तो जरदारी साहब खुद बनेंगे वजीर आजम, या वो हो सकता है बिलावल को बना दे। लेकिन मेरी जो पीपल्स पार्टी के लोगों से बात हुई, उन्होंने कहा बिलावल को तो अभी 1 साल हुआ है ना, साल सवा साल वजीर खारजा, बिलावल के पास काफी टाइम है। जरदारी साहब खुद चाहेंगे कि मैं बनूं सदर बने। सदर, इसीलिए उन्होंने मईशत का खुद पेश किया था ना जी, फॉर्मूला। हाँ कि मैं लेकर आऊंगा, उन्होंने जी, कहा बिलावल लेकर आएगा, मैं लेकर आऊंगा। तो एक इनिंग्स वो खेलने वजीर आजम के तौर पे और बाद में वजीर खारजा वो बिलावल को रखें, और बिलावल इस दौरान जो है वो और गुरूम हो जाए और उसके बाद बिलावल वजीर आजम हो। नवाज शरीफ साहब को ये काबिल कबूल नहीं किसी सूरत, क्योंकि इसका मतलब तो ये हुआ ना कि सारा बोझ उन्होंने उठाया, ये मईशत का भी और ये लॉ एंड ऑर्डर का भी और ये भी और वो भी और सारा, और उसके बाद जो है नवाज शरीफ साहब फारिग बैठे हुए कोने पे, और वो ये सुन रहे हो कि भाई 1 मिनट, ये वैसे तो सियासत में कुछ नहीं होता, मगर वो ये सुन रहे हो कि भाई मेरा जो सियासी मुखालिफ है उसको मैंने नहीं सियासी तौर पे फारिग किया, बल्कि वो खुद ब खुद ही फारिग हो गया। मतलब ये उसमें कोई मेरा नहीं कमा, वो बस खुद ही बम पे लात पड़ी है, क्या हुआ है खुदा जाने क्या हुआ, खुद ही वो 9 मई हुआ है और वो खत्म हो गया। तो इशू ये है कि ये तो किसी तरह से, अच्छा वो जो फैक्टर है तहरीक इंसाफ का, ये इस तरह से जैसे वो ऑपरेशन होता है ना, तो प्री ऑप और एक ऑपरेशन होता है पोस्ट ऑप, तो अभी ऑपरेशन ही जारी है। यानी अभी वो आंतें इधर पड़ी हुई हैं, होता है ना सर्जरी में उधर इधर उधर पड़ा हुआ सारा, भी वो क्लोजर कैसे होगा, स्टिचिंग कैसे होगी, उसमें बैंडेज लगेगी, उसके बाद वो उस पर कोई ड्रेन लगेगा क्या, फिर पोस्ट ऑप में होगा, ICU में रहेगा, रिकवरी नहीं वो तो बाद में, तो ऑपरेशन अभी तो ऐसे तितर बितर पड़ा हुआ है ना सारा मरीज ही, ठीक है ना। वो नर्स चीखे जा रही है पीछे से कि जी एनेस्थीसिया का टाइम खत्म हो रहा है, एनेस्थीसिया वाले चीख रहे जल्दी करें जी जल्दी करें। तो बात ये है कि वो ये तो अभी जो है ना बिल्कुल ऐसा तितर बितर हुआ हुआ सिस्टम जो है ना बिल्कुल खत्म हो गया, खत्म, ठीक है। इसको अब कैसे जोड़ते हैं, जिस शक्ल में जोड़ते हैं, देखिए ना वो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी जो है जी, उन्होंने आज अपने ओन चौधरी साहब को और मेरे ख्याल से लंगड़ियाल साहब ने कोई उनको हुकूमत से निकाल लिए ये, और अच्छा फिरदौस आशिक अहमद साहब ने कहा कि हम कोई बी टीम नहीं है, हाँ, हम हुकूमत में आएंगे, हम हुकूमत में आएंगे, मेन बाकी पार्टियां हमारी बी टीम होंगी। ये क्यों कहा जा रहा है कि हम बी टीम होंगे किसी के, हम किसी के मातहत काम करेंगे, मतलब हम खुद हुकूमत बनाएंगे और वो हुकूमत के अंदर बाकी जो पार्टियां हैं उन्होंने अगर इत्तेहादी बनना है हमारा तो ये उनकी मर्जी है, मतलब दे देंगे 2-4 सीटें पीपल्स पार्टी को, मुस्लिम नून को, ये फिरदौस आपा का ख्याल है जी। अलीम खान साहब ने भी डॉक्टर साहब यही कहा है कि एक आज़ाद सियासी पार्टी के तौर पर हम इंतखाबात में जाएंगे, उसके बाद अलीम खान साहब के ज़रा मैच्योर, मतलब वैसे तो फिरदौस साहबा भी मैच्योर हैं, मगर अलीम खान साहब ज़रा ज़्यादा मेरा ख्याल है समझदार सियासतदान, और बड़े वो ज़ाहिर बड़ा उनका जो हल्का अहबाब है और उनका जो अंदाज है बात करने का वो मुख्तलिफ है, और उनके साथ जो है ये गड़बड़ भी बहुत हुई। ये मैं किसी आखिरी अगर ज़िंदगी में अक्सर ट्रैक 2 में नाकाम ही रहा हूँ वैसे, लेकिन ये जो आखिरी ट्रैक 2 करवाने की कोशिश की थी ना बानी MKM और जहांगीर तरीन साहब के साथ, जो मैं यहाँ के बोलता भी रहता था कि जी मुलाकात हुई है लेकिन वो बदकिस्मती से बात नहीं बन रही, मैंने बड़ी कोशिश की कि इनके आपस में मामला ठीक हो जाएं, लेकिन मामला इनके बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए। बानी तहरीक इंसाफ के साथ अमीर अबू कासिम और उनके साथ, और जो जहांगीर तरीन साहब के साथ, तो वो ना होते शायद, लेकिन बहरहाल जो कुछ हुआ अब तो मामला बहुत आगे जा चुके हैं। असल इशू ये है कि ये इनके ये आगे कैसे बढ़ना है अभी तक ये क्लैरिटी नहीं है, और इसे क्लोजर कैसे करना है। प्री ऑप इतनी इंपॉर्टेंट होती है, बिल्कुल ऑपरेशन भी इंपॉर्टेंट होता है, उसका क्लोजर बड़ा इंपॉर्टेंट होता है,
किसी भी नावल का आखिरी हिस्सा, नावल अच्छा है बुरा है उसका आखिरी चंद सफ़ात तय करते हैं। किसी अफसाने की, कोई भी अफसाना पढ़े ना तो अफसाने का इख्तिताम कैसे होता है वहां से आपको याद रहता है। किसी भी फिल्म को देखें, बहुत अच्छी फिल्म हो, उसकी अगर एंडिंग अच्छी नहीं है ना, या तो लोग रोते हुए निकले सिनेमा हॉल से बाहर तो फिल्म हिट है, या हंसते हुए निकले फिर हिट है, खुश मतलब कोई ना कोई उसकी होता है पूरी फिल्म बड़ी अच्छी बनी थी यार, एंड में क्या किया है यार, क्या बकवास हो गई है, मतलब हीरो मर गया था खड़ा हो गया उठ के दोबारा 10 गोलियां ली, मतलब ये कैसी, मतलब वो अजीब सा जो एंडिंग उसकी बड़ी इंपॉर्टेंट होती है फिल्मों की। और इसी तरह से हमेशा मैं कहता हूं कि ये जब यानी क्लोजर जो होता है ना, आपको एग्जिट, हमेशा एग्जिट एग्जिट, जहाज में एंटर होते हैं तो फौरन वो बताते हैं एग्जिट, सबसे पहले बताते हैं आपको। हाँ, आप सिनेमा में जाते हैं तो एग्जिट की, मतलब एग्जिट क्लोजर, ये जो चीज़ें होती हैं ना ये बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं किसी भी प्लानिंग में। बिजनेस भी शुरू करें तो उसमें भी डिसाइड होता है कि एग्जिट अगर हमारा बर्बाद हो गया कारोबार तो नहीं। एनीवे, तो ये मामलात इनके ठीक नहीं है इस वक्त। हाँ। अब चूंकि ठीक हालात में, सूरत हाल में रियासत के मामलात तो बिल्कुल मुख्तलिफ है ना। मईशत, आपके 4 अरब डॉलर्स हैं और वो भी वापस आ जाएंगे, चाइना को जो हमने दिए थे वापस आ जाएंगे। अच्छा, ऐलान ये होता है कि चीन ने दे दिए, हालांकि होता ये कि हमने उनको दिए थे वो वापस कर रहे हैं, तो वो आ जाएंगे। लेकिन आगे आईएमएफ के साथ अगर मामलात नहीं बढ़ते, अब वो क्या इशू है, वो तो डॉक्टर साहब को चाहिए कि इत्मीनान में लें, ठीक है, लोगों को इत्मीनान में लें, लेकिन जंग ना छिड़ दें। देखिए, सेक्रेटरी ब्लिंकन का दौरा बड़ा अच्छा गया चाइना का। मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये हम इसी तनाजुर में देख रहे हैं ना, पाकिस्तान को, दुनिया को, बड़ा अच्छा गया। और उसमें अच्छा इसलिए कह रहा हूं कि एक तो तलखी खत्म हुई, दूसरा ये कि मैंने कल जो पैमाना रखा था ना कि क्या उनकी शी जिनपिंग से मुलाकात होती है नहीं, तो उनकी शी जिनपिंग से मुलाकात हुई। अच्छा, वो आधे घंटे मुलाकात रही, लेकिन वो अच्छी रही। वो मुलाकात अच्छी इसलिए रही कि देखें, इससे पहले सेक्रेटरी स्टेट्स जब भी गए तो चाइना के प्रीमियर से मुलाकात हुई, ये मुलाकात बड़े बड़े खराब हालात में थी। सेक्रेटरी ब्लिंकन कोई हॉक नहीं है, इनकी टीम में हॉक्स दूसरे हैं, व्हाइट हाउस में दूसरे हॉक्स हैं, विक्टोरिया न्यूलैंड और जैक सुलिवन और ये जो शख्सियात, जो हॉक्स, जो जो आप समझ रहे न्यू कॉन टाइप पर्सनैलिटीज वो रन कर रही हैं बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन में, हावी आ जाती हैं। तो सेक्रेटरी ब्लिंकन नहीं है उनमें। तो सेक्रेटरी ब्लिंकन की मुलाकात गई, ये अब जाहिर है कि इसका कोई बड़ा ब्रेक थ्रू तो नहीं होगा, लेकिन एक अच्छा मैसेज गया कि जी जो एक एक्सट्रीम पे जाहिर है ताइवान भी डिस्कस होना या क्यूबा डिस्कस होना या बैलून डिस्कस होना, वो जाहिर उससे पहले जो उनकी मुलाकात हुई है वैंगली से, जो कि टॉप डिप्लोमेट हैं, यानी वजीर खारजा से भी ऊपर हैं, उनके जो फॉरेन ऑफिस के डायरेक्टर हैं, उनसे उनकी 3 घंटे मुलाकात रही। तो इनसे रही कोई आधा घंटा प्रीमियर शी से, लेकिन ये अच्छा मैसेज गया कि एकदम जो बिल्कुल तनाव था दुनिया में वो उसके नतीजे में जरा ठहराव आ गया, ठीक है। और इस मुलाकात के बाद जो है, अब जाहिर है कि अगले हफ्ते, यानी अब जो चाइना के वजीर आजम है वो यूरोप में, और इंडिया के प्राइम मिनिस्टर जो है वो वाशिंगटन का उनका दौरा, जो कि स्टेट विजिट है, जो कि जाहिर है जिसमें देख रही दुनिया के क्या, मतलब बहुत अच्छा उनका रिसेप्शन हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। लेकिन बात वही कि क्या वो किसी कैंप में जा रहे हैं, और वो कैंप में अगर जा रहे हैं तो उसका फिर उसका इंतजार हो रहा है यहाँ पे उनके खत्ते में, ठीक है, यहाँ पे खत्ते में इंतजार हो रहा है बेशुमार पाकिस्तान। मैं इस बात को समझने में, देखें, पाकिस्तान के साथ इंडिया का इस वक्त इशू नहीं है। अमेरिका अगर चाइना इंडिया को हेल्प कर रहा है तो वो चाइना के अगेंस्ट कर रहा है, पाकिस्तान के अगेंस्ट नहीं कर रहा। ये बात बिल्कुल इस वक्त जो के ब्लॉक है ना, जैसे हमारा क्यू ब्लॉक है ना यहाँ पे, तो आपको पता है ना फाइनेंस का क्यू ब्लॉक है, तो हमारा क्यू ब्लॉक को समझ नहीं आती बात मईशत की, और उधर के ब्लॉक को समझ नहीं आती कि क्या इशू है। तो उधर के ब्लॉक वाले फंस गई उनकी सुई पाकिस्तान में, लश्कर तैयबा ये फलान, हालांकि उनको अमेरिका जो सपोर्ट कर रहा है वो कर रहा है चाइना के अगेंस्ट। वो उनको हिम्मत दिलाता है, उठो बच्चे उठो, चाइना के खिलाफ कर जो, वो फिर ले कहते पाकिस्तान क्या करेगा, अफगानिस्तान में क्या होगा, इधर क्या होगा, भाई छोड़ दो पाकिस्तान को। और शुक्र खुदा का करो कि वेस्टर्न बॉर्डर नहीं खुला हुआ, शुक्र करो खुदा का वेस्टर्न बॉर्डर नहीं खुला हुआ। आपको ऊपर से, अल्लाह ना करे कभी ऐसा हो, लेकिन ऊपर से फौज बुलानी पड़ जाएंगी आपको, जो चाइना की आपने भेजी हुई है सारी हिमालयास पे, तो सारी भेजनी वापस बुलानी पड़ जाएंगी। तो ये सुकून रहे यहां तो बेहतर है। पाकिस्तान इंडिया का इशू उस तरफ है, इशू वहां खड़ा हो रहा है। देखें आज फॉरेन अफेयर्स में, फॉरेन अफेयर्स बड़ा दुनिया के चंद बड़े ऑथेंटिक, अगर आप कहें ना कि कौन सा फॉरेन अफेयर्स का मैगजीन है तो उसमें फॉरेन अफेयर्स का नाम आता है जी। और फॉरेन अफेयर्स आज क्या लिख रहा है, इसमें हमारे द फ्रंट लाइन ऑफ अ न्यू कोल्ड वॉर। यानी ये मुझे बताएं कि ये आज 19 जून का
ये फॉरेन अफेयर्स का ये मेन आर्टिकल है कि क्या म्यांमार नई कोल्ड वॉर का एक हिस्सा है और अमेरिका और चाइना वहां पे रीशेप कर रहे हैं बर्मी सिविल वॉर को। अच्छा, मैं ये बात बार बार कह रहा हूं कि जी उधर लुक ईस्ट पॉलिसी को देखें, क्योंकि आपकी इंपॉर्टेंस यही है। पाकिस्तान के लिए इंपॉर्टेंस नहीं है लुक ईस्ट की, क्योंकि पाकिस्तान लुक ईस्ट ऑलरेडी है। ऑलरेडी हम तो लुक ईस्ट देख रहे हैं ना, हम तो हैं लुक ईस्ट, हम तो चाइना हमारे साथ है, ठीक है। लेकिन हम वेस्ट को भी देख रहे हैं। वेस्ट के साथ देखें ना, हमारे वेस्ट में मशरिक वस्ता के ममालिक को देखें, अरब ममालिक को देखें। आप एमबीजी को 10 दिन का दौरा उनका यूरोप का हो रहा है, फ्रांस का, और कामयाब दौरा हो रहा है। वो एक्सपोर्ट 2030 के लिए वो कामयाब हो गए वहां पे। इसी तरह से एमबीसी जो है वो प्यूटिन के साथ बातचीत कर रहे हैं, और वो अफ्रीकन यूनियन वाले जो है अपना फॉर्मूला लेके पहुंचे हुए हैं। अगरचे वो ज्यादा कामयाब नहीं हो रहा यूक्रेन के हवाले से, लेकिन मैं आपको सिर्फ ये कह रहा हूं कि ईरान सऊदी अरेबिया दोस्ती, पाकिस्तान के सेक्रेटरी खारजा ईरान में हैं, सी पैक ने आगे बढ़ना है, सी मैक जिंदा हो गया है। जैसे सी पैक है ना, उस तरह से अगर आप देखें ना इसको, जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव गुजर रहा है चाइना से ये आ रहा है, और कुंगमिन से स्टार्ट होता है और फिर पूरे म्यांमार से गुजरता 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 नीचे ये आ जाता है, और ये नीचे फिर बे ऑफ बंगाल के पास जो कियाक पेओ और शुई गैस, ये जो बंदरगाहें हैं वहां तक ये पूरी रेड लाइन देख रहे हैं आप। ये सी मैक है। सी मैक यानी चाइना म्यांमार इकोनॉमिक कॉरिडोर, सी पैक की तरह सी मैक है। ये इंडिया के एक तरफ सी पैक है, एक तरफ सी मैक है। इशू ये है कि ये म्यांमार से गुजर रहा है, और म्यांमार से गुजर रहा है, और मुझे इसको समझना मुश्किल है अब कि ये मणिपुर और मिजोरम। अच्छा, आपको पता है एक बात मैं आपको बड़ी अजीब सी बताऊं, ये बनी इसराइल के जो 12 कबीले, जब ये असारियन ने हमला किया यरूशलेम पे और तबाह किया, तो बनी इसराइल के 12 कबीले, अगर हम ये बनी इसराइल का उस दौर का हम ये नक्शा देख सकें, तो ये जो है ये 1050 साल कबल मसीह, तो उसमें हमें ये 12 कबीले नजर आते हैं, जिसमें से एक जो ग्रीन कलर का कबीला है, जो लाइट ग्रीन, जो मनासेह कबीला है, एक गाद है, एक एप्रहम है, एक जुदा है, एक सीमोन है। ये हैं वो 10 कबीले या 12 कबीले जो गुमशुदा कबीले, जिनको कहते हैं ना लॉस्ट ट्राइब्स ऑफ बनी इसराइल। इनमें से जो एक कबीला है जिसको हम कहते हैं मनासे, ठीक है। ये जो बनी मनासे है, जब ये हमला हुआ यरूशलेम पे, तो बनी मनासे ने हिजरत की, और बनी मनासे जो है ये हिजरत करके हिंदुस्तान के एक इलाके में आके आबाद हो गया, और जिस इलाके में आके आबाद हुआ उसका नाम है मणिपुर। अच्छा, अब ये जो है ये आबाद हो गया आके मणिपुर के अंदर, और ये मैं यहां पर एक अगर हम दिखा सकें, ये इसराइल, तल अवीव, जेरूशलम और किरियात अरबा, और ये आगे पूरा जो यहाँ से ये मणिपुर जाके, और फिर मणिपुर से इनकी वापसी हो रही है, और इनकी जो एक वहाँ पर कुछ 10-12 हज़ार ट्राइब्स यानी लोग हैं जो कि इस कबीले के बनी इसराइल के लोग आबाद हैं। अच्छा, वहाँ जो आग लग रही है ना, तो लोग फंस गए हैं बीच में, ये फंस गए हैं बनी इसराइल के लोग। लेकिन उसमें यहां जो बैठे हुए लोग हैं वो कह रहे हैं कि ये जो आग लगी है, फंस गए हैं, ये हमारी जो आखिरी एंड टाइम की निशानी है, जिसमें जो थर्ड टेंपल बनना है, तो उसके लिए बड़ा जरूरी है कि वहां लोग वहां से भी हिजरत करके वापस आए। तो वो खुश हो रहे हैं इस पे। अब ये जो है ये एक अजीब, यानी ये अजीब व गरीब सी बात है कि वो इसराइल, अच्छा वहां पर वो क्रॉसफायर में आ गए हैं, और उनकी जो है वो कुछ मतलब कुछ लोगों की डेथ भी हो गई है। अब देखिए टाइम्स ऑफ इसराइल आज क्या कह रहा है, India's Bani Mensi community in crisis as Manipur rocked by ethnic violence, 14वीं स्लाइड। यानी वो बीच में फंस गए हैं। अब इसराइल वाले बजाय इसके कि वो खुश हों। अच्छा, पिछले महीने क्या हुआ कि फॉरेन मिनिस्टर जो हैं, ये जो जूइश टेलीग्राफिक एजेंसी है, फॉरेन मिनिस्टर इंडिया गए, लेकिन वहां हंगामे हो गए, ज्यूज कॉट इन क्रॉसफायर और वेडर वापस आ गए। अच्छा, फिर उसके बाद ईस्ट मोजो कह रहा है मेकिंग Aliyah, why 6000 Jews from Maribor want to immigrate to Israel?
यानी ये मणिपुर में अब ये हंगामे जो हैं इसमें कहीं इसराइल भी कूद गया है, क्योंकि इसराइल के लोग वहां फंस गए हैं। अच्छा, वो हैं इंडियन नेशनल, लेकिन चूंकि इनके लॉस्ट ट्राइब के लोग हैं, तो इसलिए वो कहते हैं कि भाई ये जो ट्राइब है, ये इसको किसी तरह से अगर हम ये बड़ी स्लाइड दिखा सकें, इसको थोड़ा बड़ा, वो कहते हैं ये बनी मिसराई कम्युनिटी और बिलीव टू बी द, ये उनके डेसिडेंट्स हैं, और ये जो है ये चले गए थे उस वक्त जबकि असारियन ने अटैक किया था, कोई 27 सदियां पहले। ठीक है। असारियन दौर में 27 सदियां पहले उन्होंने अटैक किया था, असारियों ने तबाह कर दिया था। सही। तो ये 10 लॉस्ट ट्राइब्स, कुछ लोग कहते हैं 12 हैं, कोई लोग 10 हैं। जी का भी कंसर्न नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि ये मणिपुर का मसला, चूंकि इसमें म्यांमार को फ्रंट लाइन कह रहा है, ये फ्रंट लाइन है। हाँ। ये जो नई कोल्ड वॉर की फ्रंट लाइन है, ये फ्रंट लाइन कहां है चाइना के साथ? हाँ। ये फ्रंट लाइन यूक्रेन में है, ये फ्रंट लाइन कोई पाकिस्तान इंडिया के दरमियान है, ये फ्रंट लाइन जो है ये कोई आपके ख्याल से कोई मिडिल ईस्ट में है, ये आपके ख्याल से कोई वेनेजुएला में, ये फ्रंट लाइन पैसिफिक में, ये आसियान कंट्रीज में। अच्छा, आसियान कंट्रीज जो हैं वो थाईलैंड के अंदर इजलास हो रहा है इस आसियान का। डॉक्टर साहब ब्रेक ले लेते हैं, वापस नहीं, मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूं कि ये पाकिस्तान में जो होने जा रहा है ना इस वक्त, आने वाले दिनों में जी, लोगों को शायद अंदाजा नहीं है इस बात का, वो इसको समझ, उसको जब तक आप नहीं ये देखें, जो आपकी यूनान के अंदर जो कश्ती डूबी है, ठीक है, ये यहां से जा रहे हैं, इसको लंदन जा रहा है, उधर सैर करने जा रहा है, उधर मिलने जा रहा है, उधर जा रहा है। बात यह है कि ये हमें इस पूरे घन चक्कर से, शैतानी चक्कर से निकलो, ये मैनमेड क्राइसिस है। सर बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर, अपनी खारिजा पॉलिसी पे हमें मजीद ध्यान देना चाहिए। ब्रेक से वापस आके सर मजीद बात करते हैं। इतने बड़े ब्लॉक्स दुनिया में, इतनी बड़ी सफारतकारी, इतना बड़ा टिल्ट ले रही है पूरी दुनिया, हम कहां फंसे हुए हैं? ठीक है डॉक्टर साहब, नाज़रीन यहाँ पर एक ब्रेक ले लेते हैं, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। जी डॉक्टर साहब, तहरीक इंसाफ के रहनुमा असद उमर साहब की जानिब से कहा गया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो इंतखाबात के लिए भरपूर तैयारी कर चुकी है, और कह रहे हैं कि अगर टिकट मिला तहरीक इंसाफ से तो ज़रूर इंतखाबात में हिस्सा लेंगे। तो क्या अभी भी असद उमर साहब को कोई उम्मीद है कि इंतखाबात में ये जमात हिस्सा लेने जा रही है? देखिए, अभी बिल्कुल नहीं पता। पहली बात तो ये है कि नवाज शरीफ साहब की वापसी होनी चाहिए, और नवाज शरीफ साहब की वापसी होगी तो क्लैरिटी आएगी कि ये पॉलिटिक्स कहाँ जा रही है इसे, और ये कि इसे कदर नजर कि ये अदालत क्या फैसला करती है, और क्या वो आगे बैठे तो सही, वो आगे बैठेंगे तो उनको सही ग्राउंड की पिक्चर पता चलेगी, मेरा ख्याल है। और शायद वो उनका रास्ता शायद खुल भी रहा है, वो ये जो भी फैसला आता है अदालत का, उनकी तो पार्टी बड़ी कॉन्फिडेंट है। अच्छा, अब इश्यू ये सारा के, लेकिन अभी भी मैंने कहा ना कि ये फ्लूइड है, ये अभी भी ये फ्रेंडली फायर है, अभी कोई खुल के पिक्चर सामने नहीं आई कि किस मरहले के ऊपर इन्होंने एक दूसरे के ऊपर, यानी प्रॉपर ऑपोजिशन और हुकूमत, यानी हुकूमत तो नहीं, यानी दो पार्टियां किस तरह से आमने सामने क्या सब बंदी होगी, ये भी क्लैरिटी नहीं है, ये आने वाले दिनों में होगी। मैं आपको सिर्फ आसियान कंट्रीज का बताऊं, देखें उधर लुक ईस्ट है ना, लुक ईस्ट है इंडिया का इशू लुक वेस्ट नहीं है। लुक वेस्ट से मुराद ये कि अफगानिस्तान में क्या हो रहा है, उनकी उसकी पर्ची हुई है, अफगानिस्तान में क्या हो रहा है, पाकिस्तान में क्या हो रहा है, इधर नहीं देखना उन्होंने, वस्ती एशिया में क्या हो रहा है, वो ये जगह निकल गई हैं काफी हद तक उनके हाथ से भी, और अमेरिका के हाथ, और ज़ाहिर चाइना और रशिया के बैठ गए। अब इशू ये है कि लुक ईस्ट देखना है उन्होंने। लुक ईस्ट में म्यांमार है, मणिपुर का हंगामा है, ठीक है, मिजोरम के अंदर क्राइसिस पैदा हो गया है, नागाज अलग डिमांड कर रहे हैं, कुकीलैंड का मुतालबा हो रहा है, और म्यांमार का मैं आपको देखें, आसियान कंट्रीज, अब ये थाईलैंड के अंदर आसियान का इजलास हो रहा है। आसियान क्या है? आसियान 10 मुल्क हैं, और 10 मुल्क जो हैं वो कौन से हैं? ये 10 मुल्क हम देख लेते हैं। ये आसियान के 10 मुल्क जो हैं, ये 10 मुल्क हैं, इसमें म्यांमार भी है, इसमें सिंगापुर भी है, इसमें कंबोडिया है, वियतनाम है, थाईलैंड है, लाओस है, मलेशिया है, ब्रुनाई है, फिलिपीन है, ये 10 मुल्क हैं आसियान के, और ये इन 10 मुल्कों के ऊपर कब्जा, यानी अपना असर डालना है। अच्छा, अब इन्होंने जो है, ये 10 मुल्क हैं, अब इन्होंने जनाब क्या किया, चाइना ने दुनिया का सबसे बड़ा कोई इकोनॉमिक ब्लॉक है, इस पूरी दुनिया का सबसे बड़ा कोई इकोनॉमिक ब्लॉक अगर दुनिया में, आज की दुनिया में एग्जिस्ट करता है इकोनॉमिक ब्लॉक, तो वो रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिकल पार्टनरशिप है। हाँ। और उसमें 10 तो आसियान के मुल्क हैं, ठीक है, ये जो RCEP है, 10 तो आसियान के मुल्क हैं, फिर उसके अलावा उसमें चाइना है खुद, उसमें जो है वो जापान भी है, उसमें जनूबी कोरिया भी है, ठीक है, ये सारे मुल्क उसमें मौजूद हैं,
उसमें न्यूजीलैंड भी है आरसीईपी में, ये नोट करें। आसियान, साउथ कोरिया, जापान, चाइना, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और आसियान, कंप्लीट आसियान। इसके मुकाबले पे अमेरिका ने, जाहिर है उन्होंने भी इनिशिएटिव लिया और पिछले साल उन्होंने एक नया बना लिया, इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रॉस्पेरिटी, यानी IEFP कर दें इसको, ठीक है, IPEF कर दें। उसमें 13 रुकन है। अब 13 में अमेरिका हो गया, इंडिया हो गया, साउथ कोरिया हो गया और 7 रुकन उनके पास आए आसियान के, और बाकी उन्होंने इनकार कर दिया। ठीक है। अब ये जो है ये इसमें इंडिया ने उधर देखना है। अच्छा, उधर जो मुल्क हैं वो तो बेल्ट एंड रोड के हिस्सा बने हुए हैं, और जो आप साउथ कोरिया को देख लें तो साउथ कोरिया भी एक हद तक आगे नहीं जा रहा चाइना के खिलाफ, जो मर्जी आप कह लें। जापान भी एक हद तक जाता है, उसके बाद वो बातचीत उनकी, क्योंकि उनको पता है कि भाई एक मिनट ठहर जाओ, करजई को छोड़ के भाग गए। वो इराक के अंदर जमहूरियत लाते लाते ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है ना, मतलब इराक में जमहूरियत लानी थी, ईरान को ठीक करना था, मतलब उधर लिबिया के अंदर जमहूरियत लेकर आनी थी, गद्दाफी को मार के उधर ये करना था, यूक्रेन को बड़ा जबरदस्त बनाना था, यूरोप को पूरी आग लग गई। ये जो आपके लोगों की डेथ्स हो रही है ना इस वक्त, ये यूरोप का पाकिस्तान में लोगों को अंदाजा नहीं है। ये पाकिस्तान के लोग इस वक्त या इंडिया से या बांग्लादेश के किसी खाते में नहीं यूरोप में जाने की गलती ना करें। वहां पर सबसे पहले तो आपको मिलेंगे सीरियंस, फिर मिलेंगे लिबियंस, वहां जो पहले की जंगों के उनके लोग सेटल नहीं हुए, फिर वहां पर आपको मिलेंगे ये अफगानिस्तान के लोग जिनको वादा हुआ कि जी हम आपको सेटल करेंगे, वो सेटल नहीं हुए। अभी अफगानिस्तान के, अभी वो जो अरब मुल्कों में लड़ाई हुई वो सेटल नहीं हुए थे, तो ये साथ ही अफगानिस्तान के लोग चले गए वहां पे, अफगानिस्तान के लोग सेटल नहीं हुए थे, यूक्रेन के पहुंच गए। तो वहां यूरोप का तो सत्यानाश हुआ है ये जंगों की वजह से, जो जंगें छिड़ी हैं जिसमें यूरोप का कोई रोल नहीं है। यूरोप के मुल्क तो बड़े पीसफुल और बड़ा पुरसकून, ये उनको थोप दी गई हैं जंगें कि भाई तुम इधर भी लड़ो, तुम उधर भी लड़ो। अब इंडिया देखना ये है, सारी जो मैं बात कर रहा हूं, जहां वो कहते हैं ना, वो कहते हैं पुलिस वालों की दोस्ती भी अच्छी तो दुश्मनी भी, ये मुल्कों ने आजमाया हुआ है पाकिस्तान समेत। हमारे यहाँ जो जाने गई हैं, ठीक है, पैसा लिया पाकिस्तान ने, ब्लॉक्स हुआ, ये वो सब कुछ हुआ, लेकिन एट द एंड जो है पाकिस्तान ने अपना दूसरा, जिस वक्त हम अमेरिका से थोड़ा थोड़ा पीछे हट रहे थे, साथ साथ हमारा परमानेंट दोस्त दूसरा अपनी जगह मौजूद था और स्ट्रांग होता गया। यानी अब देखें ना, 2001 में 2 वाकयात पेश आए, एक 9/11 और एक वो WTO का हिस्सा बना चाइना, यानी आलमी मंडी में दाखिल हो गया। तो ग्रेजुअली पाकिस्तान उधर से अमेरिका के बर्दाश्त कर रहा है, प्रेशर कर रहा है, कह रहा है कि चाइना इस दौरान उठता गया। चाइना 1999 में कहां था, 1998 में कहां था, 2000 में कहां था, 2001 में कहां था, नहीं था ना, बात ही नहीं थी। और वो वॉर ऑन टेरर में साथ दे रहे थे अमेरिका का। इशू ये है कि उधर से चाइना उठता गया, उधर से पाकिस्तान ग्रेजुअली अमेरिका के साथ प्रेशर लेते, लेकिन बाय द टाइम अमेरिकन पावर दुनिया में डिक्लाइन हुई, तो पाकिस्तान उस पावर के साथ खड़ा है जो इमर्जिंग पावर है। वो इमर्जिंग पावर इतनी ज्यादा है कि वो इसराइल पैलेस्टीन की दोस्ती करवा रही है। वो इस तरह से है कि यूरोप का मसला वो सऊदी अरेबिया और इनकी करवा दी, और हकीकतन यमन की जंग खत्म हो गई, यमन साइलेंट हो गया। इशू ये है, वो लैटिन अमेरिका में पहुंचे हुए हैं, वो पूरा आसियान कंट्रीज ले गए। इशू बात ये सारी कि इसमें ये क्या इंडिया वाकई, मैं फिर वही पूछता हूं, क्या इंडिया वाकई अमेरिकन अलाई बनने जा रहा है आज की दुनिया में चाइना के खिलाफ? और वहां क्या, ये एक बड़ा सवालिया निशान है, ये बड़ा सवालिया निशान है कि क्या, और वहां पर इतना ज्यादा प्रेशर, देखिए वो खुद ही होता है, इधर से ह्यूमन राइट्स की स्टोरी डाल देते हैं, वो इधर से 2 फिल्में चला दी, ठीक है ना, प्रेशर आ रहा है मोदी पे। अच्छा जी, उनको पता है मोदी ने वापस जाना है, तो क्या करना है वापस जाके, मतलब वापस जाएंगे तो चाइना से जगह तो नहीं ले सकेंगे ना अपनी, असला देंगे तो भी जगह नहीं ले सकेंगे। अच्छा, नेटो प्लस में वो जाते हैं तो रशिया के ऊपर चाइना को, क्या ये प्राइम मिनिस्टर मोदी ने क्या इसकी स्पीच की तैयारी की है कंप्लीट? ये छोड़ दें जनरल इलेक्ट्रिक के जहाज वहाज, ये जहाज वहाज तो छोड़ दें आप, ये टेक्नोलॉजी ट्रांसफर 7% होगा, 6%, वो छोड़ दें आप। ये तो इशू ये है सारा कि ये जो ब्लॉक्स बन रहे हैं दुनिया के, पाकिस्तान का जिस दिन इंटरनल टर्मोइल खत्म हुआ, जिस दिन पाकिस्तान में सियासी इस्तेकाम आ गया, जो हमारे अकाबरीन का काम है, उस दिन आप देखें पाकिस्तान कैसे बाउंस बैक करता है। इंशाल्लाह।
क्योंकि जो रीजनल और इंटरनेशनल लेवल पे हम ठीक हैं, ये जो मैं बार बार कहता हूं कि हम इंटरनेशनल और रीजनल लेवल पे हम बिल्कुल ठीक हैं इस वक्त, बिल्कुल बैलेंसिंग एक्ट है हमारा। हम यूरोप में भी हैं, अमेरिका के साथ भी जिस लेवल पे बातचीत जाए, चाइना के हम बिल्कुल ठीक हैं, नेपाल उधर आगे दाएं, ये इससे सऊदी अरेबिया, ईरान, जो दुनिया है आज की, उस दुनिया में अगर कोई बेहतरीन मुल्क, अगर कोई, ये नहीं कि मैं पाकिस्तान, कोई इंटरनेशनल लेवल पे, लेकिन हम ये कर क्या रहे हैं? मुझे जो दुख है ना इस बात का, वो ये कि हम ये सब कर क्या रहे हैं। सर बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है। नाजरीन कल इंशाल्लाह दोबारा आपसे मुलाकात होगी। मैन मेड क्राइसिस। ठीक है सर, ठीक है, मुझे इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज जी डॉक्टर साहब। अपना दोस्तों, रिश्तेदारों, गिरदोनवा के लोगों सब ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।